बहुत समय पहले वंगा नाम के राज्य पर राजा वर्मा का शासन चलता था। उनके कोई संतान नहीं था। कई पूजाएं यज्ञ करवाए पर कोई लाभ नहीं मिला। इसी वजह से श्री वर्मा उनका वंश बढ़ाने वाले वारिस ना होने पर चिंतित रहते थे। सुनिए, अब मुझे कोई आशा नहीं कि हमारी संतान होगी, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले लें, या फिर आप कोई दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरे विवाह की बात फिर कभी मत करना। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान करुणा बरसाएंगे, जल्दी संतान होगी। ऐसे कहने से कैसे चलेगा? आपके बाद राज्य का दायित्व कौन संभालेगा? देखो, उसके लिए अभी बहुत समय है। इस विषय के बारे में अब मत सोचो। इस तरह राजा अपनी संतान के बारे में सोचकर हमेशा चिंतित रहते थे। महाराज, अपने राज्य में जंगल के आसपास के गांवों में घरेलू जानवरों पर जंगली जानवर आक्रमण करके मार रहे हैं और गांव में रहने वाले कुछ लोगों पर भी जानवरों ने हमला कर दिया और वो घायल हो गए हैं। तो फिर जल्द ही शिकार की तैयारियां कर लो। अगर हमारी प्रजा संकट में हो तो हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते। महाराज, अपनी सेना तो पूरी तरह से तैयार है। तो फिर देर किस बात की? हम लोग अभी के अभी निकलते हैं। इसके बाद महाराज अपनी सेना के साथ शिकार करने निकल पड़े और वहाँ पर आज जितना भी आहार मिला सब रुचिकर था। घोड़ों और हाथियों का खाना मुझे बहुत पसंद है। अरे ये तो कोई आ रहा है। आहा, महाराज कितने सुंदर दिखते हैं। इन्हें देखकर तो इनसे विवाह करने का मन कर रहा है, पर वो मुझे इस रूप में कभी स्वीकार नहीं करने वाले। मैं अभी सुंदर युवती में बदल जाती हूँ। अब तो महाराज मुझे देखेंगे तो मेरी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। हम कुछ समय यहीं विश्राम कर लेते हैं, ठीक है? यही परिसर मनोहर सा लगता है मुझे। देखो उस झील को, यहाँ सब कुछ कितना मन भावना है। कौन है ये सुंदरी? ये कितनी रूपवान है। इतना सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम और इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? हाँ, अब क्या बताऊँ आपको, ये एक विचित्र कहानी है। मेरा इस संसार में अपना कोई भी नहीं है। मैं बचपन से अकेली रही हूँ। इस जंगल के सभी प्राणी वो मेरे मित्र हैं। क्या कहा? इतने बड़े और घने जंगल में तुम अकेली रहती हो? तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं लगता है? नहीं तो मुझे क्यों भय लगेगा? अभी तो बताया कि यहाँ के सभी प्राणी मेरे मित्र हैं। वैसे ये बताइए, आप कौन हैं? मैं वंगा देश का नरेश हूँ। यहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ जीवों की हत्या करने आए हैं? आप भले ही किसी देश के महाराज हो, इन जानवरों को मारना पाप है। इन मूक जानवरों ने आपका क्या बिगाड़ा है, बताइए? मैं यहाँ केवल जंगली जानवरों का शिकार करने आया हूँ, इसलिए क्योंकि वे हमारे राज्य की गाय बकरियों को मारकर खा रहे हैं और गांव के लोगों पर भी बहुत हमला कर रहे हैं वो। हाँ, तो उसके लिए गांव के चारों ओर बाड़ बनवा दीजिए। अब इसके लिए जानवरों की हत्या करना, ये कहाँ का न्याय है, बताइए मुझे। शिकार करने से जानवरों को कितना कष्ट होता है, पता है? आह, आपको जानवरों से अनंत प्रेम लगता है, लेकिन आज से मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी भी शिकार नहीं करूँगा। सुनो, तुम केवल अपार सुंदरी ही नहीं हो, अपितु सुसंस्कारी भी हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करने में इच्छुक हूँ। करोगी? आप जैसे महाराज से विवाह करना सौभाग्य की बात है, पर मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ महाराज। मैं तो एक अनाथ हूँ। आज से तुम मेरी हो। मैं तुम्हें इस देश की रानी बनाऊंगा। हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। महाराज से विवाह करने के बाद राजमहल में तो कई घोड़े और हाथी होंगे जो मुझे बहुत प्रिय है। आहार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, सब मेरे पास होंगे। हर दिन मेरा प्रिय भोजन खाकर खुशहाली से जी सकती हूँ मैं। ठीक है महाराज, ये तो मेरा अहोभाग्य है, पर पहले आपको मुझे वचन देना होगा। आप कभी भी जानवरों की हत्या नहीं करेंगे। इन मूक जानवरों के प्रति तुम्हारा स्नेह देखकर मैं तुमसे और भी प्रभावित हो गया हूँ। अब तो चलो, अब राजधानी चलते हैं हम। इस तरह उर्वशी के रूप में सामने खड़ी राक्षसी से महाराज ने विवाह कर लिया और अपने साथ राजमहल ले गए। कुछ दिनों के बाद की बात है। क्या हो गया उर्वशी? जब से हम आए हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम ठीक से भोजन नहीं कर रही हो। इतना रुचिकर भोजन तुम्हें नहीं भा रहा है क्या उर्वशी? अब ये भोजन मुझे क्यों भाएगा? मैं तो यहाँ आई हूँ हाथियों और घोड़ों को खाने के लिए, ना कि ये तुम मनुष्यों का भोजन करने के लिए। वो दरअसल महाराज, मैंने कभी ज्यादा खाया नहीं ना, इतना ही खा पाती हूँ मैं। वैसे भोजन की बात छोड़िए, आप सुबह से राजपाट संभाल के थक गए होंगे ना, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए।
सही कहा। आज मैं बहुत थक गया हूँ, जाकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। हाँ, जल्दी से सो जाओ। मुझे घोड़े के तबेले में बहुत काम है। कितने दिन हो गए मनपसंद भोजन किए हुए। इन मनुष्यों का खाना मैं अब और नहीं खा पाऊंगी। इस तरह उस रात महाराज के गहरी नींद में सोते ही अपनी राक्षसी रूप में आकर वो धीरे से वहाँ से बाहर चली जाती है। घोड़े के तबेले पहुंचकर उर्वशी, आहा, कितने सारे घोड़े हैं यहाँ। इन्हें देखकर तो मुंह में पानी आ गया। इस तबेले का रखवाला भी यही होगा। अरे, ये तो अकेला ही दिख रहा है, तो अब मुझे रोज आहार की चिंता नहीं होगी। जल्दी से मुझे घोड़े को खाकर वापस जाना पड़ेगा राजा के उठने से पहले। बहुत दिनों बाद अच्छा भोजन किया है। आज मुझे अच्छे से नींद आएगी। इस तरह उस दिन से पूरे 1 हफ्ते तक उसने महाराज के सोने के बाद चुपके से जाकर घोड़ों को मारकर खा लिया और इसी तरह दिन बीतते रहे। ये क्या? ये अचानक घोड़े कम क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ होगा? हाँ? अब ये क्या? ये इतनी सारी हड्डियां कैसे पड़ी हुई है? ये दिखने में तो घोड़े की लग रही है। अब कोई इनका संहार कर रहा है। कौन हो सकता है? अब ये सब क्या हो रहा है? मुझे इस विषय में मंत्री जी को बताना ही होगा। इसके बाद घोड़े के रखवाले वीर ने ये बात जाकर तुरंत मंत्री जी को बता दी। तुम्हारे अनुसार वहाँ से हड्डियां ही बची है। तुम्हारे हिसाब से कोई राक्षस उन्हें मार कर खा रहा है, पर मेरे हिसाब से तो ऐसा होना कभी संभव नहीं है। और वैसे हमारे राज्य में राक्षस ने प्रवेश कैसे किया? आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। उन हड्डियों के ढेर से अंदाजा लग रहा है कि उसने लगभग 10 घोड़ों को खा लिया होगा। तो हमें जल्दी कड़ी पहरेदारी करनी होगी। तो कल से ही पूरे राजमहल में कड़ी सुरक्षा लगवाने का आदेश जारी करता हूँ। अब सच जानने के बाद मुझे यहाँ पहरा देने में डर लग रहा है मंत्री जी। ना जाने कहाँ से आकर वो मुझे मार खाए, सोच कर ही जान जा रही है मंत्री जी। देखो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद मंत्री ने घोड़े के तबेले के चारों तरफ कड़ी पहरेदारी रखवा दी। जब राक्षसी को ये बात पता चली तो राज सैनिकों को पहरे के लिए रखा गया है। कुछ दिन वहाँ पर ना जाना ही बेहतर होगा मेरे लिए। लेकिन तब तक मेरे आहार का क्या होगा? हाँ, एक उपाय है। महाराज के साथ मैं वन की सैर करने बाहर चली जाऊंगी। क्या हुआ उर्वशी? क्या सोच रही हो तुम? अब क्या बताऊं महाराज, मैं तो वन में पली बड़ी हूँ ना। यहाँ राजमहल के 4 दीवारी में मेरा दम घुट रहा है। मैं सोच रही थी कि हम कुछ दिन वन में रहने चलते हैं। इतने सारे राज कार्य को छोड़कर तुम्हारे साथ जा पाना नहीं हो पाएगा उर्वशी। अच्छा, तो क्या आपके पास मेरे लिए 1 हफ्ते तक का भी समय नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। शेष कार्यों का दायित्व मंत्री जी को सौंपकर हम कल ही वन के लिए रवाना हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद महाराज को राजी करके उर्वशी अगले ही दिन उनके साथ वन के लिए चली जाती है। एक निवास का निर्माण करके वो वहीं रहने लगते हैं। आहा, ये जगह कितनी मनोहर है ना? ये झरना, ये हरियाली मुझे बहुत भा रही है। इसी वजह से तो महाराज मैं चाहती थी कि हम यहाँ आकर रहें। कब महाराज गहरी नींद में जाएंगे और मैं कब जाकर अपना भोजन करूंगी। ठीक है, अब चलना होगा हमें। देखो, बहुत रात हो रही है, अब तो चलकर विश्राम कर लेते हैं। मैं भी यही सोच रही थी महाराज। इस तरह हर रोज वो महाराज के सो जाने के बाद वहाँ से निकल जाती और जंगल में जाकर शिकार करती। वहाँ जानवरों का भोजन करके वो वापस आ जाती। इस तरह 2 दिन बीत गए। महारानी, आपसे मिलने चंद्रशेखर महर्षि जी आए हैं। ओह अच्छा, हमारे गुरुजी पधारे हैं। उन्हें पूरे आदर सत्कार से अंदर ले आओ। प्रणाम गुरुदेव, आप कुशल तो है ना? अचानक से यहाँ पर आने की कोई खास वजह? मुझे पता चला कि तुम नई संतान होने पर बहुत दुखी हो, इसलिए मैं अपनी तप शक्ति से ये फल लाया हूँ। अगर तुम इसका सेवन करोगी तो तुम्हें अत्यंत शक्तिवान तेजस्वी पुत्र प्राप्ति होगी। मैं धन्य हो गई गुरुदेव। इतने सालों बाद मुझे संतान होने वाला है। इसका मतलब है इस राज्य का अगला वारिस जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। सुखी भवे, तुम्हारा मंगल हो। अब मैं चलता हूँ। मेरी व्यथा को जानकर आपने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है गुरुदेव। आपके लिए मैं जो भी करूँ वो कम होगा। अगर मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ तो बताइए।
आपको उपहार स्वरूप क्या दूं? मैंने किसी उपहार की आस में ये फल नहीं दिया पुत्री। तुम्हें एक अच्छा सा योग्य पुत्र प्राप्त हो, अब आज्ञा दो। इसके बाद महारानी को वो फल देकर ऋषि वहाँ से चले गए। महारानी ने उस फल का सेवन किया और वहीं दूसरी ओर हमें यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है उर्वशी। अब हमारा वापस प्रस्थान करने का समय आ गया है। मंत्रीवर जल्दी हमें लेने आते ही होंगे राजकुमारी। हमें यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है। उधर घोड़े के तबेले में पहरेदारी भी कम हो गई होगी। मैं वहाँ जाकर अपना प्रिय भोजन आराम से करूंगी। सही कहा महाराज, अब हमें यहाँ से राजमहल चलना चाहिए। आप मेरे लिए 1 हफ्ते का समय निकाल कर आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद वो दोनों राजमहल पहुँच गए। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कोई भी शिकार न होने से पहरेदारी ढीली पड़ गई और उसके बाद वो राक्षसी फिर से तबेले में जाकर अपना भोजन करने लगी। ऐसा करते हुए 1 हफ्ते से ज्यादा बीत गया। आहा, तुमने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है महारानी। तो तुम्हारे हिसाब से हमारा वारिस जल्द ही जन्म लेने वाला है ना? सही कहा महाराज, अगले 9 महीने में हमारा वारिस इस दुनिया में आने वाला है और ये सब गुरुजी के दिए फल की महिमा है। मैं अभी पूरे राज्य में अन्नदान और वस्त्रदान करवाने का ढिंढोरा पिटवाता हूँ। आपके चेहरे पर इस तरह की खुशी देखे बहुत समय हो गया था। मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद महाराज ने जैसा कहा था वैसा किया। अपने वारिस के आने की खुशी में उन्होंने राज्य में अन्न दान करवाए और साथ में वस्त्र दान भी करवाए। ये क्या, महाराज का वारिस आने वाला है? इसका मतलब उनका ध्यान अब मुझसे बंटने लगेगा और मुझे इसका कोई उपाय निकालना होगा, नहीं तो यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। छोटी रानी, आपने सुना हमारे राज्य में कोई राक्षसी सारे घोड़े को मारकर खा रही है। इस वजह से राज्य में कड़ी सुरक्षा करवा दी गई है। अब वो राक्षसी बचकर नहीं जा सकती। हाँ, सुना मैंने ये। ऐसे मूक जानवरों को मारकर खाने वाली तो उसे मार ही देना चाहिए। उसे तो किसी हाल में जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पहरेदारी बढ़ जाएगी तो फिर मेरे भोजन का क्या होगा? मुझे कुछ तो उपाय सोचना ही होगा। हाँ, एक बढ़िया उपाय है। एक तीर से 2 निशान। क्या हुआ छोटी रानी जी, आप क्या सोच रही हैं? वो कुछ नहीं, मैं तो बस उन सभी मूक जानवरों की वेदना के बारे में सोच रही थी। आपको जानवरों से कितना प्रेम है छोटी रानी। अगर मेरा असली रूप देखोगी तो ये कभी नहीं कहोगी। ठीक है, अब तुम जाओ। उस रात उर्वशी रात में पहरेदारी के बाद भी एक घोड़े को वहाँ से गायब कर देती है और खा लेती है। तो अब मैं इस चाल को कैसे अंजाम देती हूँ, बस देखते जाओ तुम। अब मैं इन हड्डियों को महारानी के कक्ष में रख आती हूँ। जैसा सोचा था, उर्वशी ने धीरे धीरे सो रही महारानी के कक्ष में जाकर उन हड्डियों को रख दिया और रानी के मुंह में थोड़ा सा रक्त भी लगा दिया और चली गई। उसने ऐसा किया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। नहीं, आज फिर से घोड़ों के तबेले में से एक घोड़ा गायब हो गया है। उस राक्षस ने फिर से एक घोड़ा मार कर खा लिया है। उसे कुछ भी करके हमें बंदी बनाना होगा। क्या बात है महाराज, आज आपको आने में विलंब हो गया? क्या आज राजकार्य कुछ ज्यादा ही था? हाँ महारानी, आज वो राक्षस फिर से घोड़े के तबेले में आई थी। ये क्या महारानी, आपके मुंह पर रक्त के निशान कैसे? क्या हुआ है? और भला क्या हो सकता है महाराज? आप जिस राक्षसी को ढूंढ रहे थे वो महारानी है। ये देखिए, उनके कक्ष में क्या है? यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ रखी है। हाँ, यहाँ तो सच में घोड़े की हड्डियां ही हैं। मतलब तुम मनुष्य के रूप में एक राक्षस हो। तुमने कितने निष्पाप घोड़ों को खा लिया है। तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम मनुष्य को भी नहीं छोड़ोगी। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया महाराज। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जरूर कोई मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है इन सब में। मैं तो कभी अपने कक्ष से बाहर भी नहीं जाती हूँ महाराज। मुंह बंद करो अपना। मुझे तो पहले ही तुम पर संदेह हो रहा था और अभी तुम्हारा चेहरा देखकर और इन हड्डियों को देखकर विश्वास हो गया। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, कुछ नहीं किया। कि अवश्य किसी की चाल है। सारे सबूत मेरे सामने ही हैं। तुम मेरा विश्वास खो चुकी हो। सैनिकों, इसी क्षण इस राक्षस को बंदी बनाकर फांसी पर चढ़ाओ। अरे
महाराज, पर ये अकेली थोड़ी है, इसकी कोख में आपका वारिस पल रहा है महाराज। वो मेरा वारिस नहीं हो सकता। वैसे भी राक्षस योनि का मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? हाँ, पर महाराज, किसी गर्भवती की हत्या का पाप हम लोग अपने सर पर नहीं ले सकते हैं। उर्वशी, तुम्हारा हृदय कितना उदार है। देखो, जो दया गुण तुम्हारे अंदर है उसमें से आधा भी इसके पास होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरे पास एक उपाय है। हम इसे फांसी की सजा ना देकर इसकी आंखों को नोचकर इसे जंगल में छोड़ देते हैं। इससे ये अंधे होकर इधर उधर भटकती रहेगी और किसी जंगली जानवर का आहार बन जाएगी। ऐसा करने से आपका दंड भी पूरा हो जाएगा और आपके ऊपर हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। उर्वशी, तुम्हारा सुझाव भी सही है। सैनिकों, इस राक्षस की आंखें नोचकर इसे जंगल में छोड़ाओ। जाओ। महाराज, एक बार अच्छे से सोच लीजिए आप। मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। विश्वास कीजिए मेरा। मैंने पहले ही विश्वास करके देख लिया है। इसे जल्दी से यहाँ से लेकर चले जाओ सैनिकों। इसकी आंखें नोचकर मुझे साक्ष्य के रूप में बता देना। इसी क्षण इस दंड को अमल करो सैनिकों। सही हुआ। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान करना। अब मुझे वारिस आने का डर भी नहीं है और शिकार का कोई शक भी नहीं होगा। इस तरह राज्य आज्ञा के अनुसार महारानी की आंखें नोचकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। उनकी आंखें लाई गई। हाँ, यही रानी की आंखें ही हैं। अब जल्दी से जल्दी इसे भी जलाकर राख कर दो। ऐसे किसी का पाप हमें नहीं ढोना महाराज। आप एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे अच्छे से संभाल के रख दूंगी। इस तरह अंधी हुई महारानी जंगल में भटक रही थी। तभी उनके सामने बाघ आता है। ये क्या? बाघ की दहाड़? कहीं हम में से किसी पर हमला तो नहीं हो रहा है? चलो देखते हैं। देखो, वहाँ पे कोई औरत है। जल्दी चलो, वरना वो औरत बाघ का शिकार बन जाएगी। इस तरह वो आदिवासी बाघ को डराकर जंगल से भगा देता है और महारानी की जान बचा लेता है। आदिवासी के सरदार के पास वो उसे ले जाता है। क्या आदिवासियों के बीच रहकर महारानी ने अपने पुत्र को जन्म दिया? क्या उनके कोख से निकलकर वो साहसी पुत्र अपनी माँ की नेत्रों को वापस दिला पाएगा? सच्चाई का पता चलने पर महाराज क्या करेंगे, ये जानेंगे अगले भाग में।